और फिर जब पार्टनर फाइनल हो जाता है, पसंद आ जाता है, तो हमारी जिंदगी हो जाती है आइडिया। एक आइडिया जब बस कनेक्शन बदल जाती है। जब तक शादी नहीं होती हम अनमैरिड हैं। जब तक शादी नहीं होती हम अनमैरिड होते हैं। क्या जिंदगी है, बेफिक्र, टेंशन, स्पाउस की टेंशन नहीं, घर की टेंशन नहीं, बच्चों की टेंशन। अब क्या बताएं आपको, जब तक शादी नहीं होती हम एयरटेल होते हैं। ऐसी आजादी और कहाँ। एक बार शादी हो गई, 4-5 साल बीत गए, 1-2 बच्चे भी हो गए, तो हम BSNL हो जाते हैं। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। सब वैसे ही चल रहा है, बस कनेक्शन बदल जाता है। जब तक हमारी शादी नहीं होती हम अनमैरिड हैं। क्या जिंदगी है, बेफिक्र, नो टेंशन, स्पाउस की टेंशन नहीं, घर की टेंशन नहीं, बच्चों की टेंशन नहीं। अब क्या बताएं आपको। जरा सोचिए, अपना जीवन यानी मोबाइल है। मोबाइल मोबाइल समझते हैं ना, उसी की तरह चल रहा है सब। बस कनेक्शन बदल जाता है। जब तक शादी नहीं होती हम अनमैरिड होते हैं, बेफिक्र, आजाद, ना स्पाउस की टेंशन, ना घर की टेंशन, ना बच्चों की टेंशन। अब क्या बताएं आपको। मुद्दे की बात पे ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई, इस सब में क्या चीज़ निकल के आई कि अगर हमें लाइन टू लाइन ढंग से याद नहीं है तो हम खुद कंफ्यूज होंगे और अपने साथ वाले को एक्टर को भी कंफ्यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो एक तो ये है कि आप किसी राइटर को रिस्पेक्ट देते हैं, वो उसकी क्रिएशन है, अननेसेसरी हम उसमें चेंज नहीं करते जस्ट बिकॉज ऑफ आवर कंफर्ट लेवल कि मैं मगअप नहीं कर पा रही हूँ लाइन्स इसलिए मैं कुछ भी बोल दूँ। नो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड। पहले तो उसकी क्रिएशन को रिस्पेक्ट हमें देनी है, अगर हमें हमारे काम के लिए रिस्पेक्ट चाहिए तो ओके। और फिर दूसरा ये होता है कि अगर हम अच्छे से याद करते हैं, अच्छे से समझते हैं, उसे अपने अंदर उतारते हैं, तो हम उसे कन्विंसिंगली डिलीवर कर सकते हैं। अगर हमारी लाइन्स हमें ढंग से याद है तो हम आसानी से अपने एक्सप्रेशंस पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपनी प्रॉपर्टीज के साथ कंफर्टेबल होकर काम कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है, जो हमारे को एक्टर्स होते हैं उनको भी अपनी लाइन्स पता है, उन्होंने अपनी लाइन्स रटी है, उनको कोई ना कोई क्यू होता है कि ये कहने के बाद ये कहा, ये कहने के बाद ये कहा। अगर हमने ऊपर नीचे कर दिया तो उनके भी कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज इट इज़ एक्शन का रिएक्शन, रिएक्शन का रिएक्शन, जो मैंने कल बताया था। वो कंफ्यूज हो जाएगा सामने वाला एक्टर, उसके रिएक्शन के चलते हम फिर और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे और नाटक बैठ जाएगा। चौथा काम, जो हमारे टेक्नीशियंस होते हैं और लाइट डिज़ाइनर्स होते हैं, साउंड वाले होते हैं, ये लोग, और आपको जो ऑफ स्टेज जो लोग आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम वाले हो गए, सेट वाले हो गए, ये जो आपकी टीम है, इन लोगों के लिए भी ये क्यूज़ होते हैं कि इस लाइन पे मुझे लाइट ऐसे डालनी है, इस लाइन के साथ मुझे ये मूड की लाइट डालनी है, ये म्यूज़िक करना है, ये ख़त्म होगा तो मुझे कॉस्ट्यूम में ये चीज़ उसको पकड़ानी है, ये प्रॉपर्टी उसको पकड़ानी है, अगर ये ख़त्म होता है तो मुझे सेट को कैसे चेंज करना है। इसलिए हम कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। जो कुछ भी हम काम करते हैं वी हैव टू डू ड्यूरिंग रिहर्सल्स ओनली। जितना एक्सपेरिमेंट होता है वो रिहर्सल्स के दौरान होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन ड्यूरिंग रिहर्सल्स ओनली। यहाँ आपको पूरी तरह कंफर्टेबल होकर तभी आप स्टेज पर जाएंगे। वहाँ कोई मिस्टेक का कोई चांस नहीं है, आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आपको एक बार पर्दा शो चालू हुआ, पर्दा गिरने तक आपको परफॉर्म करना है और पर्दा गिरने के साथ ही आपकी कहानी ख़त्म होती है। इट्स लाइक लाइफ में आपको रीटेक नहीं मिलते हैं। सिमिलरली थिएटर में भी हमें रीटेक नहीं मिलते हैं। फिल्म या टीवी में फिर भी होता है कि अच्छा ठीक नहीं हुआ, दोबारा कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, टुकड़ों में काम करके। बट थिएटर में हमको एक वन गो में सब कुछ जाता है, इसलिए हमें
सब कुछ प्रॉपर याद करना है। मैंने यहाँ एक्सपेरिमेंट कर लिया, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर लिया, बट मेरा को एक्टर इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं यहाँ वन मैन शो कर रही हूँ कि जी देखो मेरे पास क्या कैलिबर है, मैं वो दिखाने को आई हूँ। मैंने अपने साथ वाले एक्टर को डुबो दिया, उसको डुबोने के साथ मैंने पूरा प्ले डुबो दिया। तो जो मैंने अच्छा काम ये सोच के किया कि मैं कुछ कलाकारी दिखा रही हूँ, तो वो तो मेरे अगेंस्ट गया। मेरी कलाकारी शो को ऊपर उठाने में है, डुबोने में नहीं है। मुझे अकेले का कोई हुनर दिखाने में नहीं है, बिकॉज इट इज़ टीम वर्क। थिएटर इज़ अ टीम वर्क। मेरे को एक्टर को पता होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रही हूँ। ये नहीं कि मैं स्टेज पर उतर गई हूँ तो आई एम फ्री। ये ट्रू है कि स्टेज पर उतर जाने के बाद नाटक रुकेगा नहीं, आप कुछ भी करोगे, लेकिन आप कुछ भी करोगे का मतलब शो डुबोगे नहीं। इसलिए हमको सारी लाइंस प्रॉपर याद रखनी है, और अपनी ही याद नहीं रखनी, हमें हमारे को एक्टर की भी याद रखनी है। क्यों? यहाँ आता है आपका इम्प्रोवाइजेशन पार्ट। जो इम्प्रोवाइजेशन हम लोग बहुत इजीली यूज़ करते हैं, वो इम्प्रोवाइजेशन यहाँ आता है। इम्प्रोवाइजेशन क्या है? सिचुएशन को संभालना, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। उसके दो मोटो ही हैं, डूबते हुए शो को संभाल लेना और उसको पहले से ज़्यादा खूबसूरत बनाना। इम्प्रोवाइजेशन कोई बैसाखी क्रचेस नहीं है कि मैं भूल गया इसलिए मैंने इसकी जगह ये या वो बोल दिया। इट्स नॉट इम्प्रोवाइजेशन। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हर नाटक में एक बिगनिंग होती है, एक मिडिल होता है और एक एंड होता है। हर चीज़ में होता है। कैरेक्टर बिल्डिंग में भी सेम होता है, स्टार्टिंग होती है, मिडिल होता है, एंड होता है। ठीक है, कहानी का भी वैसे ही होता है। कहानी की एक शुरुआत होती है, एक बीच होता है और एक अंत होता है। सब चीज़ों में सेम चीज़ें होती हैं। उसका वो जो ये तीन चीज़ें हैं मेजर, ये तीन बिगनिंग, मिडिल एंड एंड, इसके बीच में सीक्वेंसेस होते हैं जो इनको ज्वाइन करते हैं आपस में। अब वो जो सीक्वेंसेस होते हैं, वो सीक्वेंसेस 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है, वही हमें मालूम है, एंड वी हैव टू मेंटेन दैट सीक्वेंस। और यही सीक्वेंस सब कलाकारों को पता है, यही सीक्वेंस हमारे सारे टेक्नीशियंस को पता है, यही सीक्वेंस हमारी सपोर्ट्स टीम को पता है। ठीक है, हम इस सीक्वेंस को बिगाड़ नहीं सकते हैं शो के दौरान। इम्प्रोवाइजेशन के अंदर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, फोकस्ड होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आपकी पूरी तैयारी होना, अपनी लाइंस के साथ भी, अपने को एक्टर्स के साथ भी। इसलिए इम्प्रोवाइजेशन कभी भी इजी नहीं है। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स क्या करते हैं, स्टेज के ऊपर वो इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, और वो दो तरीके का इम्प्रोवाइजेशन होता है। एक इंटेंशनल होता है और एक सिचुएशन ड्रिवन होता है। जो सिचुएशन ड्रिवन है वो मैंने अभी बताया आपको कि आपका को एक्टर भूल गया, वो 4 पन्ने आगे की बात बोल रहा है, तो आपको उसको घुमा के ला के और फिर वहीं से शुरू करनी है कहानी। वो हो गया सिचुएशन ड्रिवन। दूसरा होता है कि जो बहुत एक्टर्स है, मैंने 100 प्रयोग अपने एक नाटक के कर लिए, 100 शोज हो गए मेरे एक नाटक के। उसके बाद मेरा अचानक वहाँ पे मन कर गया कि हम कुछ करें, इम्प्रोवाइज इसको कुछ और इंटरेस्टिंग बनाए। क्यों नयापन लाना चाहते हो, तब भी हम इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। ये जो बीच में 2-3 चीज़ें चेंज हुई सिचुएशंस, ये उन लोगों ने अपने मज़े के लिए की, और क्योंकि वो एक्सपर्ट थे, दैट्स वाई दे कुड हैंडल दैट। ये अक्सर वही लोग करते हैं जिनकी बहुत अच्छी पकड़ हो चुकी होती है। इम्प्रोवाइजेशन इज़ नॉट एन एक्सीडेंट, वो एक बहुत अच्छा आर्ट फॉर्म है। दैट इज़ अ स्किल बेसिकली, और उसकी प्रॉपर एक्सरसाइजेस है, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस होती है। खामोश अदालत जारी है, वो नाटक टोटली बेस्ड ऑन इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन में कैरेक्टर जो है वो उससे बाहर नहीं निकलता। एक्टर कैरेक्टर के अंदर ही रहकर सिचुएशन संभालता है। तो अभी मैं आपको इसके लिए एक एक्सरसाइज दूंगी जो हमें करनी है यहाँ पर, और फटाफट स्पीड में करिए ताकि उसकी ऑब्जर्वेशन भी हम जल्दी से वो कर सकें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्रोवाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थिएटर का, और आपकी इम्प्रोवाइजेशन जो हो रही है उससे आपके टेक्नीशियंस को भी क्यों मिलने चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर स्क्रिप्ट लेकर बैठे हुए होते हैं। उनके पास हर पॉइंट के लिए लाइट कहाँ पर कौन सा कलर देना है, डिम करना है, फोकस करना है, वो सब कुछ लेकर बैठे होते हैं। तो वी हैव नो राइट टू डिस्टर्ब एनीवन। इसलिए इम्प्रोवाइजेशन को एक
जिसे कहेंगे ना हाई क्वालिटी आर्ट, वो समझिए, उसकी प्रॉपर रिस्पेक्ट है। अब सब लोगों को सीन का स्टार्टिंग, मिडिल और एंड पता चल गया है, सीक्वेंस पता चल गए क्या थे क्या नहीं, जो जो आप लोगों ने क्रिएट किया है, ये मैंने नहीं किया है, ये आप ही लोगों ने क्रिएट किया है। डन, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। आज खाने में क्या पकाया? वो आंटी मटर पनीर बना। मटर पनीर कल तो खाया था। मैं तो खुद बना लेती हूँ, मैं तो चाहिए। हेलो गाइस, क्या बना आज? मटर पनीर। मटर पनीर। अरे ये पिज्जा कौन खाएगा? खाना खाएंगे करके चलो। गाइस, पिज्जा कौन खाएगा? मैं खाऊंगी पिज्जा खाऊंगी और मटर पनीर भी खाऊंगी मैं। अभी पिज्जा खाओ। तो पिज्जा है थोड़ा, कल तो वो खाया। मैंने वो तो बाहर का नहीं खाना है, जो घर में बनता है वही खाना है। कितने दिन से लॉकडाउन चल रहा है, खाया प्लीज। आज तो खाऊंगी। अरे बाहर कोरोना चल रहा है, इसलिए बाहर से नहीं कुछ बनाना है। सही बात है। भैया कल आप जाके ना कल के छोले खा लो, वो रखे हुए आपके लिए। छोले तो पसंद है, खा लो जाके। तुम्हें तो पसंद है, कल की थोड़ी मम्मी अभी तो आज ही बोल रही है। चलो खा तो लो। वैसे बात खाना खाता है, इसलिए तुम्हें गैस हो जाती है हर दिन। क्या आनी दीदी की खा रहे थे, सब खा रहे थे। ये मम्मी की चमची बोली फिर से। वैसे काम है, मेकअप कर। हाँ मैं चलो मेकअप करके आऊँ। आज मटर पनीर खाएंगे, कल पकाएंगे। यार मम्मा खाते नहीं, एक ही बात बोल दो, कभी हर पानी में हमारी दीदी ऐसे थोड़ी ना चलेगा यहाँ पे। मम्मी तो जल्दी लाओ, तो प्लीज प्लीज प्लीज। आज बैठ के टेबल पे खाते हैं और सोच के करके आ जाओ। सोचते हैं तो ऐसे जैसे आपने ग्रेविटी सोची है ना, हम कुछ नहीं सोचने वाले। आनी दीदी यार पिज्जा पकाने के लिए सोचना कितना मुश्किल होगा, डायबिटीज से भी ज्यादा। थोड़ा लेट होगा, मेरा पढ़ाई है। अरे बिना खाए क्या करोगी? चलो पहले खाना खाओ। इसको नेटफ्लिक्स देखना, जाके पढ़ाई वाली। अरे हाँ, नेटफ्लिक्स देख के सामने बॉयफ्रेंड के साथ ये करके शुरू कर दिया है। क्या बात है? कुछ जरा बताओ। एंड करो। अरे बोल दो, हम तो लाया क्या आपके लिए से पूछ रहा हूँ, इतना बड़ी हो गया ये तो। अब आ जाओ। मैं भी क्या करूँगी आप लोगों के साथ। चलो ठीक है, चलो सब खाना खाएंगे। अब बहस बात पिज्जा प्लीज प्लीज। ओके, कभी फिनिश मटर आलू उसके बाद। ओके, मटर पनीर बनाया आपने। चलो क्लैपिंग, अब इसमें आएंगे क्लैपिंग। ओके, अब इसके अंदर आप लोगों को सबको कहानी पता चल चुकी थी, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में हम लोगों ने क्या स्टोरी है ये समझ लिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसको कॉपी करने की कोशिश की। इसमें दोनों टाइप की इम्प्रोवाइजेशंस हुई हैं, सिचुएशन ड्रिवन भी हुई है और मज़े के लिए भी हुई है। नोट किया? सिचुएशन ड्रिवन कौन सी थी? और एक वो एनी ने बोला था ना, छोले, तुम तो छोले खाते हो। एग्जैक्टली, एनी ने उसे वहां पे घुमा के लाया कि उसके बाद इंदु मैडम ने फिर उसी चीज को उसका पकड़ के कहा। गॉट इट? दैट वाज सिचुएशन ड्रिवन, कि हमारी सिचुएशन ऐसी वहां पर ऑकवर्ड होने से बचा ली गई, ठीक है। दूसरी थी जो एक्सपेरिमेंटल। व्हाट वाज दैट? What was that? Which was very prominent. मैम जब वो नवनीता मैम कहती है कि मैम मैं अंदर जाऊँ पढ़ने के लिए, और हमने Exactly. उसके ऊपर बाकियों ने मजे लिए. Getting it? And what was the best part in this sequence? कि start, middle और end इसको ध्यान रखा गया और स्टोरी को कहीं से कहीं और नहीं जाने दिया गया। स्पॉन्टेनिटी बनी रही, कंटिन्यूटी एक बनी रही। इम्प्रोवाइजेशन की बहुत एक्सरसाइजेस इस टाइप की होती हैं, तो ये मेन मोटो हमारा इम्प्रोवाइजेशन के पीछे यही है कि द शो मस्ट गो ऑन विथ स्मूथनेस, और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, कलाकार को भी मज़ा आए और साथ में ऑडियंस का भी मज़ा बना रहे। जो भी आप इम्प्रोवाइजेशन करते हैं वो प्रॉपर दायरे में रहकर ही अलाउड है। ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब पता चलता है कि इम्प्रोवाइजेशन इतनी आसान चीज़ नहीं है। उससे अच्छा लगता है यार सारी लाइनें रट ले, एज इट इज़ कर ले, वो ज़्यादा आसान है। इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए पहले इन सब चीज़ों पे मास्टरी करनी आनी ज़रूरी है। आप नाटक एज इट इज़ प्रेजेंट कर सकते हो, उसके बाद ही आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट करना है हमें, खिलवाड़ नहीं करना उसके साथ, उसको बिगाड़ना नहीं है। दिस इज मेंट फॉर ब्यूटिफिकेशन, मोर एंड मोर ब्यूटिफिकेशन। ये एक तरीके का वेपन है। चल इस बार थोड़ा और अच्छा करेंगे, इस बार ये करेंगे, इस बार वो करेंगे। दिस शुड बी द स्पिरिट बिहाइंड इम्प्रोवाइजेशन। इसलिए अभी जो इम्प्रोवाइजेशन चीज़ को है उसको निकाल के कहीं पे टांग देना। जिस दिन 10 से 15 साल हो जाएंगे हमको नाटक करते हुए स्टेज पर, तब हम इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, ओके। उसके लिए इतने सालों की प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है। तो आज हमारा क्या क्या हुआ, कौन गिनवाना चाहेगा मुझे?
इंदु मैडम से शुरू करते हैं आज की क्लास। तो डायलॉग डिलीवरी ड्रामेटिक सीन की आज प्रैक्टिस की। फीडबैक हमने समझा कि क्या क्या मिसिंग था हमारे डिलीवरीज में। फिर हमने इम्प्रोवाइजेशन को समझा कि क्या होती है, कितने तरह की होती है, क्यों नहीं करनी चाहिए और कब कब कर सकते हैं, वो एनहांस परफॉर्मेंस। और प्रैक्टिस किया इम्प्रोवाइजेशन। याद करना जरूरी है। We can't modify because the people working behind the curtain are वो हमारी अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। सीन चेंज करना, सेट चेंज करना, लाइटिंग करना। मैम लाइक जैसे जब हम लोग कर रहे थे तो लाइक अभी तो मतलब हम लोगों ने पहले से प्रैक्टिस नहीं की थी, बट लाइक मीन्स हम जैसे लाइन्स एक दूसरे की पता नहीं थी, तो लाइक ओवरलैप हो रहा था, कहीं बीच में पॉजेस आ रहे थे, बीच में कोई एक मतलब कोई बोल रहा था और फिर दूसरा भी उसी टाइम पे बोल रहा था, तो लाइक हम उससे पहले की प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट। मैम मेरा ऑब्जर्वेशन यही रहा कि मतलब हमें लगता है कि हम खाली अपनी लाइन परफेक्ट कर लें तो हम कोई चीज़ को परफॉर्म करेंगे तो परफेक्ट होगा, बट अगर हम दूसरों का भी उतना ही सुनेंगे, मतलब हमारी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, वी शुड बी अ गुड लिसनर, तो हम उनका भी सुने जो सामने बोल रहा है, ताकि हम अगर वो कोई मिस कर दे तो हम उस चीज़ को संभाल लेना, जैसे आपने बोला द वर्ड इम्प्रोवाइजेशन दैट। मैंने ऑब्जर्व किया कि मतलब थिएटर में टीम वर्क और पैक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप ये भी नहीं है कि आप सिर्फ अपना ही देखो, आपको दूसरों का भी देखना है, और मतलब एक ग्रुप थिंग है, तो मतलब एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। Today we told the script and individually told it, and everyone gave the feedback from it. We also analyzed it ourselves, and then we made a drama, a small drama on regarding our dinner at home. इसमें एक चीज़ जो बहुत थी इम्पॉर्टेंट वो ये थी पूरे इसमें ऑब्जर्वेशन, जो सारी चीज़ों का बेस रही। पहले हमने जो कल वाली एक्सरसाइज सब लोगों से कराई, दूसरों को बोला आप देखिए और फिर आप बताइए, तो वहाँ ऑब्जर्वेशन ज़रूरी थी। जैसे पहले मैम ने बोला आपको लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो एसेंस था इट वाज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। जैसे एक सैनिक 24/7 ऑन ड्यूटी होता है, सिमिलरली एक आर्टिस्ट भी 24/7 ड्यूटी पर है, ऑलवेज ऑन ड्यूटी। जब कोई कलाकार कुछ नहीं कर रहा है तो वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो एक काम हर वक्त करता है, ऑब्जर्व करने का। और इन जितनी चीज़ें हुई, वेदर इट वाज इम्प्रोवाइजेशन एक्सरसाइजेज, वेदर इट वाज रिपीटेशन ऑफ यस्टरडेज लाइंस, और जिस तरीके से उसको एनैक्ट किया गया और जिस तरीके से एनालाइज करवाया गया, सबका बेस था आपका ऑब्जर्वेशन। जब हम ऑब्जर्व करेंगे हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रास्प कर सकेंगे। जब हम उन्हें ग्रास्प कर सकेंगे हम उन्हें अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जब हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे तो हम उसे फील कर सकेंगे। जब हम फील कर सकेंगे तो हम प्रोजेक्ट कर सकेंगे। और ये ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं यही हमारी मेमोरीज बनाती हैं, और इन्हीं मेमोरीज के ऊपर हमारे इमोशंस बेस्ड होते हैं। अभी मुझे बहुत खुशी हुई, आपने देखा नाटक के अंदर आप लोग हंसने भी लग गए थे, सब लोग बहुत खुश हो रहे थे, हंसना वगैरह शुरू हो गए थे कुछ लाइंस के ऊपर। आपको इतना अच्छा लग रहा था कि यू स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। मैंने नहीं कहा था कहीं भी आप लोगों की हंसना है या दुखी होना है या बहस करनी है, बट यू आर सो एनग्रॉस्ड इनटू इट कि कहीं कहीं आप लोग बहस कर रहे थे, कहीं कहीं आप खुश हो रहे थे, कहीं कहीं आप इरिटेट हो रहे थे कि ये तो बस ऐसे ही है, ये तो यही है। कहीं कहीं कोई कंसर्न अपना शो कर रहा था कि अरे पता आप भैया आप मत खाया करो, बासी खाना आप बहुत खाते हो, आपको तो गैस हो जाती है। ये इमोशंस आपके उसमें से निकल रहे थे। तो ये बारीक बारीक चीज़ें हैं जो इसके एक के साथ एक लिंक्ड है। और ये जो इमोशंस की मैं बात कर रही हूँ ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो आती है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो आपकी मेमोरी होती है, एक्सपीरियंस होता है, हमारी ये 5 इंद्रियां हैं।
5 चीज़ें होती हैं कि टच हो गया, देखना हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, लिसनिंग हियरिंग हो गया। इन सब चीज़ों से आपकी मेमोरीज बनती हैं और उन्हीं मेमोरीज को हम आगे जाके अपने इमोशंस को जनरेट करने में काम में लाते हैं। उनको हम अपने अंदर जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज मेमोरीज, और वो मेमोरीज आपकी ऑब्जर्वेशंस पर ही बेस्ड है, और फिर उससे वो आप इमोशन जनरेट करते हो और फिर आप उस इमोशन को फील करते हो और फिर आप उस इमोशन को दिखाते हो। उसे हम कहते हैं नवरस। ये मैं आगे सिखाऊंगी अगली क्लासेस में। डन? सो आज के लिए इतना ही, बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो सेशन। तब तक के लिए बाय 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 बाय। बाय, लव यू ऑल।